सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। ये एस अकेडमी डेली क्लास ला रही है। आपको क्या करना है, बस प्रतिबद्धता से जुड़े रहना है हमारे साथ में। तो आज का हमारा मुद्दा है, हम 73 अमेंडमेंट पे चल रहे थे। 73 अमेंडमेंट को लेके हमने इसका विशेषताएं पढ़ ली थी। विशेषताएं पढ़ने के बाद में हमने जाना था कि त्रिस्तरीय संरचनाएं कैसी होती हैं, कैसे स्थानीय स्तर पर वित्त का और जो आपका जीएस का पेपर 2 का टॉपिक है कि शक्ति और वित्त का हस्तांतरण कैसे होता है। मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना है। तो सबसे पहले जिस तरह से हमने 243 ए से लेके 243 डी तक मैंने बताया था आपको, जो पंचायती राज है, सॉरी 243 से लेके 243 ओ तक आपका पंचायती राज है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है जो आज का हमारा मुद्दा है, पंचायती राज में आरक्षण। पंचायती राज में आरक्षण होता है 243 डी से। ये जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, मैं आपको उसको नोट डाउन करा देता हूँ। उस पे मैं आपको समझा दूंगा और उस पे आपका नोट डाउन भी हो जाएगा कि किस तरह से चीजें करती हैं। तो आज आप समझते हैं हम कि पंचायती राज में आरक्षण किस तरह से काम करता है। कि देखिए, जहाँ पे आरक्षण है, आरक्षण मुद्दा हमारा, मैंने सबसे पहले कहा था कि आरक्षण को कभी भी आप एज ए सिविल सर्वेंट अगर काम करते हैं तो बच्चों कभी भी उसको निगेटिव अवधारणा उसके लिए मत लेना है। हमेशा सुधारात्मक प्रयास होना चाहिए। एज ए सिविल सर्वेंट आपको कभी भी किसी भी चीज में, मैं तो कहता हूँ आरक्षण ने किसी भी चीज में नेगेटिव कभी मत रखिए। आपका मेन उसमें प्रायोजन होना चाहिए कि उसमें मैं सुधार कर सकूं चीजों में, अगर हो सकता है। कहते हैं ना, अगर डॉक्टर हमेशा नेगेटिव सोचने लगे तो वो दवाई वो कैसे अपने पेशेंट का इलाज करेगा। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं ना, ये या पूरा समाज है, ये सपोज करो आप डॉक्टर हैं और आपको इसको सुधार करना है। भाई वो फिजिकली सुधार करता है, आपको सोशली डेवलपमेंट करना है, मतलब सोशली आपको सुधारात्मक कार्यवाही करनी है। तो आरक्षण जैसी चीजें भी कहीं ना कहीं बहुत लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए इसने एक तरह से सामाजिक न्याय की भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। कि सामाजिक न्याय का एक सबसे बड़ा वेपन है आरक्षण जो है। और आरक्षण ने बहुत सी चीजों को लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा है। आज 2000 4000 साल पुरानी जो परंपराएं चल रही थी, आज कहीं ना कहीं उनकी जड़ें कमजोर हुई हैं। जो ब्राह्मणवाद का वर्चस्व था, जिस तरह से जो हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती थी, आज के समय में कहीं ना कहीं शिक्षा ने, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने इन चीजों को बहुत हद तक कम किया है। और आगे भविष्य, क्योंकि कभी भी अगर कोई वर्कफोर्स है ना आपका, जब तक 100% काम नहीं करेगा तब तक आपका देश का विकास नहीं हो सकता। और मेरा अपना पर्सनल व्यू है ये कि जब भगवान ने बनाया तो इंसान ही, फिर आके हमने यहाँ पे अलग अलग उनका डाइवर्जन कर दिया। फिर फिलोसोफर आए, उन्होंने कहा ये सही है, ये गलत है, ये सही है, गलत है। लेकिन जो जिस पावर ने हम सबको बनाया, बनाया तो सबको एक ही ना, सबको सारी चीजें वही, दो आंखें देके, एक नाक देके, एक मुंह देके, दो हाथ दो पैर, सबको बराबर ही दिया है। तो आपको उस स्तर पर, क्योंकि जब तक आप में संवेदनाएं नहीं आएंगी, करुणा नहीं आएगी, ह्यूमन वैल्यूज आप में डेवलप नहीं होंगे, तब तक आप कहीं भी इस तरह की समस्याओं का हल नहीं कर सकते। आप समस्या देखिए, लेकिन समस्या देखना एक नॉर्मल व्यक्ति भी कर सकता है कि ये प्रॉब्लम से, ये प्रॉब्लम से, ये प्रॉब्लम से। लेकिन एज ए सिविल सर्वेंट आपको क्या करना है, आपको उनका सॉल्यूशन करना है। जब तक आप उनका सॉल्यूशन नहीं करेंगे आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। इसी तरह से जिस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन आता है मेंस का या प्रीलिम्स का, वो आपकी एक सपोज करो समस्या है, आपको उसका सॉल्यूशन देना है। और सॉल्यूशन इतना बेहतर होना चाहिए कि आपका जो कॉग्निटिव अप्रोच है, मतलब संज्ञानात्मक जो आपकी नॉलेज है, कॉग्निटिव एक वर्ड होता है कि आपका अगर कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, मतलब पढ़ के जो आपने सीखा है, किताबों से सीखा है, बड़े लोगों से सीखा है, और जो आपके अनुभव से, मतलब जो एक्सपीरियंस है, उन सब का कॉम्बिनेशन करके चीजों को, प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। तो आरक्षण अगर हम अब बात करें, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा सीमाएं रहेंगी, हम बात करेंगे पंचायती राज में।
जिस तरह से जो भी मैं बोलता रहूं या जो भी लिखता रहूं, साइड में लिखते रहना, कभी ना कभी हेल्प करेगा। पंचायती राज में आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण कहीं ना कहीं जो है ये पहला आधार होता है इसका, मतलब ये जो पंचायती राज में आरक्षण है जनसंख्या के आधार पर, कि जिस जिस जाति का, जिसका मतलब जैसे एससी और एसटी, आपका एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति, इन दोनों को जनसंख्या के आधार पे यहाँ पे आरक्षण दिया गया। आरक्षण पंचायती राज की बात कर रहे हैं तो किस में दिया जाएगा, मतलब ये बात करेगा सीटों की, मतलब कितनी सीटें किसके लिए सुनिश्चित की जाएंगी। तो कितनी सीटें की जाएंगी, एक तो ये आरक्षण हो गया। एक आरक्षण यहाँ पे एससी एसटी से अलग महिला भी होगी, मतलब सीटों की सुनिश्चितता अगर बात करेंगे हम, तो यहाँ पे तीन बंदों को, तीन तीन वर्गों को दिया जा रहा है, एक एससी, एक एसटी और तीसरी महिला। और महिलाओं को कितना दिया जाएगा, महिलाओं को जनसंख्या के आधार पर नहीं है, महिलाओं के ऑलरेडी जो बिल पास कराया था, जो बोला गया था 1/3, मतलब 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे डाउट हैं जो बने रहते हैं। आज मैं उन सभी को सोल्व करूंगा और इस कॉन्सेप्ट पे आपकी ऐसी पकड़ बनवाऊंगा कि आपको कहीं भी इस पे बात कर सकते हैं, कहीं इस पे लिख के आ सकते हैं, और 200 शब्दों में किस तरह से इस पे उत्तर लिखेंगे वो भी महत्वपूर्ण है। वो भी मैं आपको सारी की सारी चीजें आज बताऊंगा। अब इसमें चक्कर इसमें क्या है कि इन तीनों को तो दे दिया गया। अब इसमें एक क्लोज 73 अमेंडमेंट में एक पॉइंट डाला गया कि अगर जो विधानसभा है, राज्य की विधानसभा है, जो वो चाहे तो वो किसी अन्य पिछड़े वर्ग को भी दे सकता है आरक्षण, जिस तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग। अब सपोज करो अगर मतलब जिस तरह से जनसंख्या की बात करें, अगर जनसंख्या के आधार पे दिया, तो अगर हमने एससी को 40% दे दिया और एसटी को 30% दे दिया और 33% सपोज करो महिलाओं को दे दिया, तो ये तो 100% से भी ऊपर चला गया। तो इस तरह, और अगर ये ओबीसी को भी दे रहे हैं, जिस तरह से यूपी में जाट जाट एक कम्युनिटी है उसको आरक्षण दिया गया है, तो अगर ओबीसी को भी मान लो आपने 10% दे दिया तो किस तरह से देता है। तो आज मैं ये सारी की सारी क्लियर करूंगा कि किस तरह से आरक्षण दिया जाता है। तो इसके लिए एक चार्ट बनाइए आप, चार्ट से आप समझेंगे कि यहाँ पे मेन इशू क्या है। चार्ट के लिए इस तरह से आप अपनी नोटबुक में यहाँ पे लिखिए एससी, फिर दूसरे उसमें लिखिए एसटी, देन सामान्य। अब सपोज करो एससी को 10%, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, 10% दिया जाता है, एसटी को 20% दिया जाता है और सामान्य को 70%, तभी तो 100 होता है ना पूरा करके अगर आप करेंगे। तो यहाँ पे किस हिसाब से ये जनसंख्या है किसी राज्य की, तो अगर जनसंख्या इतने परसेंट के हिसाब से है, तो यहाँ पे अगर हम सीटों की बात करें तो सीटें कितनी आएंगी। अगर 10% पे बात कर रहे हैं टोटल की, तो 10% कितना आ जाएगा, मतलब 10% की अगर हम बातें कर रहे हैं, सपोज करो 10 मतलब 200 सीटें, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो 200 का 10% कितना आ गया, आपकी 20 सीटें यहाँ चली गई, और 200 का 20% आ गया, 40 सीटें यहाँ चली गई। इस चार्ट को देखो समझना, और यहाँ पे आपकी 140 सीटें होगी। अब टोटल कितना हो गया आपका, 140, 40, 80 और 200, ये 200 सीटें आपकी पूरी कवर कर गई। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है महिला को कहाँ आरक्षण देंगे हम। अब महिला को उसी वर्ग में आरक्षण दिया जा रहा है कि कुल सीटें जब हम ले रहे हैं, तो कुल सीट है हमारे पास में 200, जनसंख्या के आधार पे हमें इनको आरक्षण देना है।
तो जब हमने यहाँ दिया, यहाँ लिखिए आप महिला करके, महिला को बोला गया था कितने परसेंट, महिला को बोला गया है 1/3%, मतलब 33%, मैक्सिमम 33, मतलब मिनिमम 33% है। इन शब्दों पे ध्यान देना, ये मिनिमम है, मतलब ये कभी भी मैक्सिमम भी हो सकता है, मतलब इससे सॉरी इससे बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे कुछ स्टेट में 50% दिया गया है, राजस्थान में बहुत सी जगह 50%, मतलब बहुत सारे स्टेट हैं जो इस सीमा को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर ये 1/3 का हम ले रहे हैं, तो ये जो 20 सीटें हैं, इस 20 का 1/3 सीटें महिला में जाएंगी। यहाँ पे 40 का 1/3 जाएगा, और यहाँ पे 140 का 1/3 जाएगा। बच्चों समझ में आया मैं जिस हिसाब से समझा रहा हूँ? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आया जो मैंने बोला? यस सर। जल्दी बताइए कि सर, जो सर महिलाओं, हाँ बोलिए। सर ये जो जनसंख्या सीटें हैं, जैसे एससी के लिए 20 सीटें आई, एसटी के लिए 40 सीटें हैं, सामान्य के लिए यही है क्या सर? ना ये जो, एग्जाम्पल क्या है? हाँ मतलब सर सीट है ना, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे भी सीटें है ना सर? जी, हाँ वही सर। ये सीटें हैं आपकी, तो उस हिसाब से ये इस तरह से वो होता है। अब जैसे राजस्थान में ले लो, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे इन्होंने पंचायती राज में आपकी 50% सीटें अलॉट की है, मतलब 50% दिया गया है महिलाओं को। तो जो 50% दिया गया है वो इस 20 का, इस 40 का और इस 1/40 का आएगा। तो कभी कभी प्रीलिम्स में जब वो घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर हम बात करें कि अगर इस तरह से कोटा दिया जा रहा है या इस तरह से, ये 50% का उल्लंघन भी कर सकता है भाई। अगर 50% आप सीटें देना शुरू कर दिया, तो महिला के एक वर्ग को अगर तीनों में से हम मिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये 50% को भी वो कर सकता है कि 1/3 तो इन्होंने मिनिमम दिया है। तो जो इंदिरा साहनी केस, आपको याद होगा कि इंदिरा साहनी एक केस है, पता है क्या है इसमें? इंदिरा साहनी केस पता है? नो सर, सुना है बाकी अभी याद नहीं आ रहा मैंने इसको पढ़ाया है बहुत अच्छी तरीके से। सर, शायद तब मैं जुड़ी हुई नहीं थी। अमित बताओ ये क्या है? सर नो आइडिया सर, इंदिरा साहनी केस नहीं पता है सर। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन बाद में, पहले जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। सर। इंदिरा साहनी केस आइडिया नहीं है सर इसका। जब आरक्षण के लिए इंदिरा साहनी केस आपको पता होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण केस है आज तक की हिस्ट्री का। इंदिरा साहनी, जब आपको मतलब आरक्षण दिया जाना शुरू हुआ, मंडल आयोग जो पीसी मंडल की देन है, मंडल आयोग की बेस पे जब 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया गया, SC ST को शुरुआत से दिया गया था। अब उसके बाद जब क्रीमी लेयर का भी सिद्धांत आया, तो ये सारे के सारे को चुनौती जो दी गई है वो इंदिरा साहनी के द्वारा दी गई है। इंदिरा साहनी ने उस टाइम 1990 में भी चुनौती दी थी, जब 1990 में और 92 में, मतलब 92 में जब नरसिम्हा राव ने, ये मैंने सारा समझाया था कि 92 में जब नरसिम्हा राव ने 10% आरक्षण दिया था EW इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, तब भी चुनौती दी थी। इस 27% को भी चुनौती दी थी, लेकिन वहां पे कोर्ट का डिसीजन इनके उसमें आया। फिर जब अभी जाके EWS को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसको आरक्षण दिया गया 10%, तब भी वही इंदिरा साहनी है जिन्होंने आके यहाँ पे केस लड़ा है, मतलब यहाँ पे इन्होंने इसके अगेंस्ट में पिटीशन डाली है। तो ये इंदिरा साहनी केस आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में कहा था कि आपको 50% सीमा का उल्लंघन आरक्षण में नहीं करना है, और उसका उल्लंघन कहाँ किया गया? EWS ने। फिर सरकार ने अपने मत दिए गए हैं। तो अभी इसकी पिटीशन पड़ी है, ऐसा नहीं है, ये हो सकता है कि समाप्त भी हो जाए। तो ये मैंने सारी चीजें आपको क्लियर की हैं। तो आज जिस तरह से, लेकिन ये जो इंदिरा साहनी केस है, IS केस अगर हम बात करें, IS केस आपका पंचायती राज पर नहीं है।
आईएएस केस जो आपका मतलब इसमें जो आईएएस ये पंचायती राज पे नहीं, ये केवल शिक्षा के लिए था, मतलब एडमिशन, स्कूल एडमिशन के लिए और जॉब्स के लिए। यहाँ पे 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। लेकिन आपका राजनीति में यहाँ पे आपकी 50% सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तभी आप चीजें समझ पाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ आपका? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। क्योंकि इंदिरा साहनी केस का जो डिसीजन आया था वो जॉब्स के लिए और आपका शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन के लिए, वहां पे आपकी उस सीमा का उल्लंघन नहीं करना है। अदर देन राजनीति में वो उल्लंघन किया जा सकता है। तो इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि इसमें वो क्या है। अब एक आर्टिकल 243 आई करके होता है, इसमें कुछ प्रावधान दिए हैं। इसमें क्या किया गया है, इसके अकॉर्डिंग एक वित्त आयोग का गठन किया गया है। ये इसी का पार्ट है आपका, इसको मैं लिखाऊंगा भी। इसमें जो राज्य वित्त आयोग है, ठीक है, राज्य वित्त आयोग होता मतलब जो ये इसकी कार्यशैली, इसका सब कुछ काम जो आपका भारत का वित्त आयोग है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये बनाया गया आर्टिकल 243(1), मतलब ये पहली चीज संवैधानिक संस्था है। दूसरी चीज कि इसकी कार्यशैली डिफरेंट है। इसमें क्या है, जैसे आपका भारत का जो वित्त आयोग है जो 280 के तहत है, वित्त आयोग जो आपका 283 के अकॉर्डिंग है, वो आपका अगेंस्ट किसके है, मतलब वो अगेंस्ट आपके केंद्र सरकार के, मतलब जो उसको वित्त का बंटवारे के लिए बात करता है, करों के बंटवारे के लिए बात करता है, तो उसके अगेंस्ट में राज्यों को देता है चीजें, मतलब राज्यों के लिए, राज्यों की तरफ टुवर्ड्स स्टेट्स वो देता है कि ये चीजें वृद्धि होनी चाहिए, परामर्श देता है, ये सारी चीजें। और जो ये राज्य का वित्त आयोग है किसके लिए परामर्श देगा, ये परामर्श देगा आपके पंचायतों के लिए। इसी तरह अगर 74 में जाएंगे तो ये बात करेगा आपके नगर पालिका के लिए कि उनकी, जिस तरह से मैंने उस दिन भी बताया था कि इनके वित्त के लिए कि कितना वित्त राज्य सरकारों को यहाँ पे देना चाहिए। क्योंकि वित्त दो तरह का होता है, एक आपका करों में हिस्सा, जो राजस्व करों में हिस्सा है, और सेकंड आपका सहायता अनुदान। तो ये इसकी बात करेगा कि कौन सा कितना सहायता अनुदान देना चाहिए और कितना ये होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि इसके कार्य किस तरह से ये कार्य करेगा, तो राज्य सरकार और पंचायत के बीच में जितना भी, जिस तरह से मैंने बताया, करों का बंटवारा, हम ऑलरेडी वित्त आयोग पढ़ चुके हैं जो भारत का वित्त आयोग है। अब इसमें ज्यादा समझने वाली ज्यादा चीजें रही नहीं है। लेकिन क्या होगा कि ये करों के बंटवारे के साथ साथ इसका काम केवल परामर्श देना है। अब राज्य विधानमंडल माने या ना माने, ये एक सलाहकारी भूमिका में रहेगा, ठीक है। और अनुदान में हिस्से की बात करेगा कि कितना अनुदान में हमें हिस्सा देना है। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, लेकिन वर्किंग कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। वर्किंग कल्चर जिस तरह से वहां पे प्रेसिडेंट कुछ कार्य दे रहा था, यहाँ पे कौन देगा, यहाँ पे राज्यपाल देगा। राज्यपाल द्वारा कोई अगर वित्त का कोई काम दिया जा रहा है, मतलब वित्त से अकॉर्डिंग, फाइनेंस से अकॉर्डिंग, वित्त संबंधित कोई कार्य है, ये लिखते रहना आप। जब मैं 200 शब्द का आंसर लिखवाऊंगा तो आपको ये लिखा जाएगा। फिर एक आर्टिकल 243 है, यहाँ पे राज्य के, मतलब ये इससे थोड़ा सा वो है, यहाँ पे आपका 73 अमेंडमेंट को मिक्स करके लिखा रहा हूँ मैं। आर्टिकल 243
243 के में क्या आएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। इसी तरह से हमारी सेंटर में भी एक संस्था है, जिस तरह से हमारा ये है भारत का निर्वाचन आयोग भी है एक। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि राज्य के निर्वाचन आयुक्त जो रहेगा उसको हटाने की प्रक्रिया वो सेम रहेगी जैसे आपका हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है। अदरवाइज और सारी की सारी चीजें क्या रहेंगी? राज्य विधानसभा के अंडर में ही रहेंगी। मतलब जिस तरह से हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं उसी तरह से जो आपका स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर है उसको, एसईसी को हटाने के लिए। तो ये चीजें नोट डाउन करते रहना। अब क्या है कि जो भी सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इनसे रिलेटेड जिम्मेदारी उत्तरदायित्व किसके पास है? उत्तरदायित्व है सभी चीजों का जो आपका विधानमंडल है, जो उस राज्य का संबंधित विधानमंडल है। क्योंकि पंचायती राज किसका हिस्सा है? पंचायती राज है राज्य सूची का विषय। तो उस पे कोई भी कानून बनेगा, कुछ भी अगर बनाना है तो सारे का सारा चीजों के लिए उसमें वित्त का हस्तांतरण, उसमें सारी चीजें किसके अंडर में आएंगी? आपकी विधानसभा, जो राज्य की विधानसभा है उसके लिए। बस हमने एक ही चीज डिफरेंट पढ़ी है इसमें कि जिस तरह से हाईकोर्ट के जज को हटाते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के जो आपका यहाँ का चेयरमैन होता है, आयुक्त जो होता है इसका कमिश्नर, उसको उसी तरह से उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से हाईकोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो ये हमने इसका एक स्ट्रक्चर बन गया है हमारा अभी 73 अमेंडमेंट का। अब 73 अमेंडमेंट का हमने यहाँ तक तो देखा कि किस तरह से, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि चीजों में किस तरह से, जैसे कर राजस्व में हिस्से की बात करी हमने कि कर राजस्व में हिस्सा, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारों का कि दो तरह की चीजें हस्तांतरण हुई आपकी। पहली प्रशासनिक शक्तियां। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो कि होता क्या है, किस तरह से प्रशासनिक और वित्त, हमारा मेन मुद्दा है प्रशासनिक हस्तांतरण और वित्त का हस्तांतरण। तो प्रशासनिक हस्तांतरण में जैसे मुखिया, सरपंच, ग्राम सभा, ये सारी की सारी चीज आ गई। मुखिया, सरपंच, ग्रामीण, ये किस तरह से लोकल लेवल पे मतलब स्थानीय जनता को इसने पार्टिसिपेट कराया। ऐसे ग्राम सभा पार्टिसिपेट करती हैं। कोई योजना का निर्माण करना है, किसी चीज की कोई प्रशासनिक कार्य करना है, तो उसमें दो बॉडी काम करती हैं। एक बॉडी काम करती है आपकी ऑफिशियल, मतलब जहां पे आपके ऑफिसर्स काम करते हैं किसी राज्य सेवा के, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अगर हम एग्जांपल लें तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लेके आपके डीएम से लेके पटवारी तक, ये सारे के सारे काम करते हैं आपके एक प्रशासनिक महकमा बना हुआ है जिसको राजस्व विभाग बोलते हैं, कलेक्शन जो करता है आपका राजस्व का। और दूसरा पार्ट होता है मुखिया, जो आपका ग्रामीण स्तर पे रहता है। फिर आपका ब्लॉक प्रमुख होता है ना ब्लॉक प्रमुख एक। फिर आपका एक होता है आपका जिला पंचायत अध्यक्ष। ये तीनों के तीनों इसी तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष दूसरे उसमें काम करते हैं। ऐसे अगर हम एक तरह से बोलें, ये सारे जितने भी ऑफिशियल हैं ये इन इन सबके एज ए एडवाइजर है कि किस तरह से काम करना है किसी योजना पे, किसी मतलब जो आपका स्थानीय स्तर का शासन है वो किस तरह से चलाना है। मतलब अगर जो शक्ति का हस्तांतरण हुआ वो कहाँ पे हुआ? वो शक्ति का हस्तांतरण विधानसभा ने किया स्थानीय प्रतिनिधियों को। तो स्थानीय प्रतिनिधि कौन हुए? मुखिया, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष। और ग्राम सभा से ये स्टार्ट हुआ था। अब ये कोई भी चीजें करते हैं, ये काम करना है। पहले क्या हो रहा था, जब तक ये ग्राम पंचायतों का गठन नहीं किया गया था 73 अमेंडमेंट से पहले, जिस तरह से विधानसभा क्या करती थी, विधानसभा ने एक योजना बनाने के लिए काम कर दिया तो सारा का सारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके डीएम, एसडीएम और पटवारी, ये सारे के सारे काम कर लेते थे और ये अपने स्तर पे काम करके चीजें खत्म करा देते थे। फिर क्या हुआ, जब इस रेस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दी, अब कहीं ना कहीं इनका उत्तरदायित्व, इनके लिए मतलब जवाबदेहिता इनकी बनी, मतलब इनको जवाब देना है। अब ये जब काम करेंगे तो ये दोनों मिलके काम करेंगे, मतलब समन्वयता के सिद्धांत पे। ऐसा नहीं होगा
दोनों के दोनों समन्वयता के सिद्धांत पे काम करेंगे, क्योंकि जवाब देना है जनता को, और जनता कौन है? जनता ही प्रमुख स्रोत है हमारे संविधान का, मतलब पावर का मेन सोर्स हमारी जनता है। तो जो स्थानीय लेवल पे इन्होंने हस्तांतरण किया, ये सारे के सारे हस्तांतरण यहाँ हुए। अब भाई कोई लिस्ट बनती है कहीं भी कि इस योजना के पात्र कौन कौन होने चाहिए, जो लिस्ट बनेगी वो किसकी उस पे बनती है? आपने देखा होगा पटवारी और प्रधान दोनों मिलके लिस्ट बनाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पटवारी ने घर पे बैठ के एक लिस्ट बना ली और उसको फाइनलाइज कर दिया, कभी नहीं हो सकता। जो गांव में सेक्रेटरी होता है, मुखिया होता है, ग्राम पंचायत होता है, उन सब से पूछा जाता है कि एक्चुअल लेवल पे जो ग्राउंड लेवल पे स्थिति है, किसको ये चीजें मिलनी चाहिए, कौन योजना का पात्र होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें ग्रामीण स्तर पे आपका मुखिया देखता है, और फिर आपका ब्लॉक प्रमुख देखता है, और जिला पंचायत अध्यक्ष देखता है। तो इस तरह से ये हस्तांतरण आपका प्रशासनिक हुआ। और जिस अब अगर वित्त के हस्तांतरण के लिए, वित्त के हस्तांतरण की अगर हम बात करें, तो वित्त के हस्तांतरण का जो 73वां संविधान संशोधन है, उसने कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो यहाँ पे स्थानीय निकाय हैं उनके माध्यम से लोकल लेवल पे काम किया है। मतलब कहीं ना कहीं अगर वित्त की बात करते हैं तो असली लोकतंत्र का जो मतलब मेन इसने आधारभूत सिद्धांत दिया है, तो जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन ने इस ये मतलब एक माध्यम बना ना जो स्थानीय स्वशासन है, और इस स्थानीय स्वशासन ने ही जमीनी स्तर पे इसको स्ट्रॉन्ग किया कि किस तरह से वित्त का हस्तांतरण किस तरह से। तो जब वित्त का हस्तांतरण मतलब एक जो छोटी सी संस्था है जो पंचायत है, जिस तरह से पहले अतीत में आपकी सभा समिति होती थी ना, मतलब आपने इतिहास पढ़ा है जिस तरह से, तो वो बैठ के काम करती थी, इसी तरह पंचायत एक बैठ के काम करती है। और इस संस्था को कुछ पैसा मिल गया, मतलब कुछ पैसा मिलेगा, वित्त का मतलब ये है। और वो पैसा वो कहीं पैसा किससे मिला? मतलब जो राज्य के जो टैक्सेस हैं, मतलब टैक्स में हिस्सा मिला इसको। अब टैक्स में से हिस्सा मिलके पैसा मिला कि ये अपने गांव के विकास के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि जो योजनाएं हैं वो जमीनी स्तर से बन के बॉटम टू टॉप चलती हैं, तो ज्यादा अच्छी रहती हैं। जिस तरह से कहीं भी पहले क्या हो रहा था, पहले हम केंद्र से योजना बना रहे थे योजना आयोग में और नीचे इम्प्लीमेंट कर दे रहे थे। अब क्या हो रहा है, नीचे स्तर से योजना बन रही है और निचला स्तर कहाँ तक इन्होंने विकेंद्रीकृत किया, इसलिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं इसको सबसे बड़ा। ये पंचायत स्तर से योजना, क्योंकि पंचायत स्तर पे ही वो उसका इम्प्लीमेंट मतलब प्रॉब्लम एक्चुअली रूट लेवल वहीं से पता चलेगा, और इसी के लिए इन्होंने कुछ चीजें काम की गई। यहाँ पे आपका वित्त के अब सहायता अनुदान की बात आई। सहायता अनुदान में भी उसी तरह हिस्सा दिया जाएगा कि जिस पंचायत, हो सकता है ना कुछ ग्राम है, कुछ ग्राम सभाएं हैं जो बहुत कमजोर हैं, जिन पे संसाधन बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम भारत को देखें तो भारत एक बहुत ही विविधतापूर्ण देश है, मतलब कहीं पे रेगिस्तान बहुत बुरा है, कहीं पे दोआ मतलब बहुत डेवलपमेंट एरिया है, डेवलप्ड एरिया है, कहीं पे आप झारखंड देखोगे, कहीं तटीय सीमा देखोगे। तो ये इस तरह से विविधतापूर्ण होने की वजह से कोई उसमें भी कुछ गांव ऐसे हैं जिनके पास संसाधन है ही नहीं, मतलब जीरो संसाधन है बिल्कुल, और कुछ हैं जो परिपूर्ण है। तो उसी तरह अगर सहायता अनुदान देनी है तो जहां बाढ़ आ रही है, जहां प्रॉब्लम्स हो रही है, वहां पे एक्चुअल किस हिसाब से आपको काम करना है, ये आपको लोकल गवर्नेंस ही सबसे बढ़िया इनपुट देगी। तो जब से आपका 73 अमेंडमेंट मतलब बना 92 से आज 30 साल के करीब हो गए, मतलब 30 की रेंज में 22 मतलब अगर देखा जाए तो 22 और 8 30 पूरे 30 के कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये 30 साल का जो कंप्लीशन हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं जो स्थानीय लेवल पे आपने राजनीति को चेंज होते देखा है, प्रशासनिक व्यवस्था को चेंज होते देखा है, आपने वित्तीय अधिकारों को चेंज होते देखा है। तो इसमें सबसे बड़ा जो काम किया, सबसे बड़ा काम आपका 73 अमेंडमेंट ने किया। अब देखिए जिस तरह से राज्य की विधायिका है, वो कोई कुछ टैक्स लगाती है, वो कुछ शुल्क लगाती है जो
इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है वो एक टैक्स के बल पे किया जाता है, एक आपका शुल्क के बल पे। ठीक है, लगाते हैं ना हम कहीं शुल्क है, सपोज करो जैसे जैसे आपका उपकर होते हैं ये इस तरह के, या कोई शुल्क लगता है कि ये इस पे शुल्क लगेगा, कोई हमने मतलब एक एग्जीबिशन लगाया या उस पे लगाया, उस पे एक फीस चार्ज कर दी, ये फीस ही है ना एक तरह की। तो ये जो फीस चार्ज करता है और ये जो टैक्स चार्ज करता है, इसका जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन का कलेक्शन अभी तक कौन करता था? अभी तक राज्य सरकारें करती थी। जब 73 अमेंडमेंट आया उसने इस कलेक्शन का अधिकार किसको दिया? कलेक्शन का अधिकार दिया पंचायती राज को, कि पंचायती राज इसका कलेक्शन करेगा। तो जब पंचायती राज उसमें कलेक्शन करेगा तो उसके लोग बाग मतलब जनता उसमें शामिल हो रही है ना, जब मतलब और स्थानीय लेवल पे उसका विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। मेन इसका स्थानीय विकेंद्रीकरण की चीजें समझे कि किस तरह से इसका इम्प्लीमेंट मतलब हो रहा है एक्चुअल लेवल पे। समझ में आ रहा है? कहीं भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं इसमें, कि जैसे स्थानीय करों में इसका हिस्से की बात करता है कि स्थानीय करों में इसको इतने हिस्सा देना चाहिए। तो ये सारी की सारी आपका केंद्र मतलब केंद्र स्तर पे कौन कर रहा था? केंद्र स्तर पे आपका भारत का वित्त आयोग कर रहा था, और यहाँ पे आपका राज्य का वित्त आयोग करता है। चुनाव की बात करते हैं, अगर चुनाव की बात करें पंचायती राज्यों के चुनाव के लिए कौन काम करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। और कुछ कार्य करता है राज्य निर्वाचन आयोग या केवल यही कार्य करता है? अब विधानसभा के चुनाव के लिए कौन काम करता है? उसमें भी राज्य निर्वाचन आयोग करता है। शिवानी ये दोबारा गलती कर रहे हो आप, शायद पहले भी आपने यही स्टेटमेंट दिया था कुछ दिन पहले। सर केंद्रीय निर्वाचन आयोग करता है, विधानमंडल और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और केंद्रीय जो चुनाव होते हैं उसका चुनाव का देख रेख का कार्य केंद्रीय निर्वाचन आयोग करता है सर। ये गलतियां मतलब नहीं होनी चाहिए, अभी इस लेवल पे ये गलतियां नहीं होनी चाहिए कि आपका जो निर्वाचन आयोग है, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, उसका काम केवल और केवल पंचायती राज के चुनाव कराने का और नगर पालिका के चुनाव कराने का ही उसके पास वो है। जो आपके विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव कराने का अधिकार किसके पास है? केंद्र, वो केंद्रीय राष्ट्रीय निर्वाचन राष्ट्रीय आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसके पास में है। हाँ सर। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब ढूंढ के लाना और कल क्लास में बताना। दोनों को बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है मुखिया और सरपंच में क्या अंतर है? कोई कोशिश करेगा बताने की? भरत, आपकी भी मुखिया पृष्ठभूमि है। मुखिया क्या करता है और सरपंच क्या करता है, दोनों में डिफरेंस आपके आसपास ही रहते हैं सभी चीजें, आपको पता होना चाहिए, जी क्योंकि सर। इसलिए चारों तरफ की आंखें खोल के रखो। मुखिया और सरपंच में डिफरेंस क्या है? सर सर मुखिया, सरपंच, हाँ बोलिए। बोलिए आप बोलो नहीं नहीं मैं बाद में बोलिए, बोलता हूँ। नहीं सर थोड़ा समझ मुखिया, भी लीजिएगा। मुखिया किसी भी गांव या पंचायत में जो जमीनी स्तर पे जो कार्य करना होता है या योजना होती है उसको लागू करने का कार्य करता है सर। और सरपंच भी और वही होता है मेनली, तो हर जगह जहाँ पे सरपंच रखा जाता है। सर सरपंच मुखिया के बाद आता है, लेकिन काम क्या करता है एक्चुअली पता नहीं मुझे। एक ही जगह पे मुखिया और सरपंच हो सकते हैं? मुखिया सरपंच, मुखिया एक अलग वर्ड है, सरपंच अलग वर्ड है। एक गांव में दोनों हो सकते हैं? हाँ हाँ सर हो सकता। या मुखिया ही सरपंच होता है? नहीं सर मुखिया और सरपंच अलग अलग है तो दो अलग अलग बॉडी कैसे हो जाएंगी? सर। ये तो आपकी पंचायती राज को ही चेंज कर दे रहा है। सर ये देखो, सरपंच ही होगा, मतलब एक गांव में तो सरपंच ही होगा ना सर, उसको ही मुखिया भी बोल सकते हैं। ये सब बोलने के एवज में चीजें हैं,
कि कुछ राज्यों में, जैसे राजस्थान की पृष्ठभूमि अलग है, यूपी की पृष्ठभूमि अलग है, हरियाणा की पृष्ठभूमि अलग है, जहाँ पे सरपंच कहाँ मेनली आपको मिलेगा, जहाँ खाप पंचायत है वहां पे इसको सरपंच ही बोला जाता है। खाप पंचायतें अगर आप देखेंगे, खाप पंचायतें मतलब सबसे पावरफुल होती हैं एक तरह से इस लेवल पे अगर देखी जाए, लेकिन इसका डायल्यूशन कहीं ना कहीं संविधान ने या लॉ मेकर्स ने कहीं ना कहीं इसका डायल्यूशन करने का, लेकिन ये 12 गांव की पंचायत, ये 24 गांव की, ये 36 गांव की, ये 84 गांव की जाति आधारित पंचायतें होती हैं, जैसे जाट बहुल एरिया, इन चीजों की सभी खाप पंचायतें काम करती हैं। तो ये जो सरपंच है ना, मतलब एक ही आदमी के दो रूप। जैसे अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम कर रहा है, जिस तरह से समझो, अगर एडमिन का कोई काम कर रहा है तो एज ए वो मुखिया काम कर रहा है, ठीक है। और अगर वो जुडिशियल कोई काम कर रहा है, मतलब उसके पास में कोई भी डिसीजन ले रहा है वो किसी चीज पे, जो न्याय पंचायत आपने सुना होगा, न्याय पंचायत जो अंग्रेजों ने न्याय पंचायत खत्म की गई थी, तो जो न्याय पंचायतों के अधिकार होते हैं, जब वो एज ए जुडिशियल बॉडी काम कर रहा है किसी भी लेवल पे, छोटे छोटे मुद्दे सुलझाने पे, जैसे ये खाप पंचायतें क्या करती हैं, मतलब विवाह के मुद्दे सुलझाने हैं, आपस में छोटी मोटी लड़ाइयों के मुद्दे सुलझाने हैं, मतलब ये एक तरह से काम करती हैं बहुत ब्यूटीफुली। अगर इसको देखा जाए तो बहुत सारे मुद्दे खाप पंचायतों की वजह से, इन वजह से कहाँ पे कोर्ट में नहीं जाते, मतलब आपका छोटे छोटे मुद्दे आपके कोर्ट के बाहर ही अच्छी तरह से मध्यस्थता से सोल्व हो जाते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा है, तो कुछ पॉजिटिव भी हर चीज में देखना चाहिए कि यहाँ पे ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं। ये एक तरह से एक यूनिटी बना के भी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जब जुडिशियल काम करता है तो वो सरपंच होता है, और एडमिन काम करता है तो वो मुखिया की तरह, समझ गए अभी। यस सर। अब 73 हमने पूरा का पूरा मोस्टली कवर कर लिया है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आप देख लेंगे इसमें बुक्स में, जिस तरह से नॉर्मली मैंने कवर कर दिया। अगर इस पे कोई भी क्वेश्चन आप ट्राई करना, बन जाएगा जितना मैंने अभी मैं लिखाऊंगा, तो आपको सारी की सारी चीजें इसमें सर समझ में आ। बोलिए। लेकिन सर मतलब मैं जैसे अभी बुक में देख पा रही हूँ तो इसमें बहुत सारी समितियां दी हुई है, जैसे थुंगन समिति, गाडगिल, हाँ गाडगिल वो समिति। वो सारा का सारा फैक्ट बेसिस है, मतलब जो प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन आएंगे ना, यस सर। वो प्रीलिम्स के लिए है। मतलब जिस तरह से आपकी सबसे पहले 1957 में एक समिति आई, बलवंत राय मेहता, ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है। जो आपकी बलवंत राय मेहता समिति आई आपकी, ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर 1977 में आई अशोक मेहता समिति। वो मैंने जो इतिहास, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात की थी, यहाँ पे आपको पता है जिस तरह से, मतलब ये आपका पूरी की पूरी ये सीरीज फैक्ट करके याद कर लेनी है कि 1971 में एक समिति आई, 1987 86 में आई थिंक आई, 1987 में। तो ये आपको फैक्ट्स भी करे, मैंने आपको केवल कॉन्सेप्ट तैयार कराया है। जब हम प्रीलिम्स की तैयारी कराएंगे और बीच बीच में मैं जब क्वेश्चन लूंगा ना, तब इनको कैसे यूज करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। समझ में आया? क्योंकि अगर मैं ये चीजें आपको सारी लिखवाऊंगा तो हाँ थोड़ा सा हाँ सर, सही बात है, बहुत ये हो लेंदी हो जाएगा। जाएगा सब कुछ। तो इसलिए मैंने कॉन्सेप्चुअल बेसिस अभी वो किया है। जब मैं इसको करंट से लेके जोड़ूंगा ना, तब इनका यूज आपको सिखाऊंगा, क्योंकि पॉलिटी का एक एस्पेक्ट है कि सर हमारा बेसिक मजबूत हो जाए, सर फिर सर उसको हम करंट। मतलब जैसे सर हम लोग प्रीलिम्स के लिए जैसे कब से मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, एग्जाम के 2 या 4 महीने पहले? हाँ, एग्जाम से 3 महीने पहले, लेकिन प्रीलिम्स का बीच बीच में भी हम सारी चीजें करते रहेंगे, जैसे एग्जाम मतलब मॉक टेस्ट सीरीज करते हुए कि मॉक टेस्ट किस हिसाब से हमारे जैसे केंद्र राज्य संबंध पूरे होंगे, तो उसके उसके इम्पैक्ट पे हम प्रीलिम्स के क्वेश्चनों पे भी काम करेंगे, और मेंस के क्वेश्चनों पे भी मैं आपको कराऊंगा। अभी देखिए, अगर 73 अमेंडमेंट पे कुछ आता है तो आप लिखेंगे कैसे उसको, मतलब एक हेडिंग डालिए पंचायत में आरक्षण करके, क्योंकि लिखते हुए भी चलना है ना, हमारा हमारा काम तो मेन कि 200 शब्दों का क्वेश्चन, 150 शब्दों का क्वेश्चन हम लिख पाए। ये हेडिंग डाल दीजिए पंचायत, ये
पंचायत में आरक्षण लिखिए। सर मेरा एक आरक्षण से संबंधित क्वेश्चन है पंचायत में। बोलिए। सर जैसे कि मान लीजिए जो ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया जहाँ पे SC ST की जनसंख्या सबसे ज्यादा हो, तो SC वहाँ पे ST अगर हम, हाँ जैसे मान लीजिए मिजोरम हो गया या मध्य ठीक है। प्रदेश हो गया, और वहाँ सामान्य वर्गों के लोगों की संख्या कम हो, तो वहाँ पर भी आरक्षण की यही नीतियां लागू होंगी जो देश के अन्य भागों में लागू हो रही है नहीं, पंचायती राज सिस्टम में? मैंने पहले ही बताया ना, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। ओके सर। वहां पे जिस तरह से स्थानीय स्वशासी परिषद करके एक संस्था आ जाती है नागालैंड टाइप में, ठीक है सर। मतलब यहाँ पे जैसे कहीं ना कहीं आपकी जनसंख्या के आधार पे दिया, तो ये केवल और केवल राज्य सूची का विषय है। वो किस, हाँ राज्य मतलब उसमें ये बोला गया है कि पंचायत में आरक्षण होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो किस हिसाब से होगा कि उन्होंने दे दिया कि पंचायत में आरक्षण होना चाहिए 243D के आधार पे और इतना परसेंट जनसंख्या के आधार पे होना चाहिए, ठीक है। अब वो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो सारे की सारी पावर्स जाती है विधानसभा में। तो कोई राज्य उसको किसी हिसाब से इम्प्लीमेंट कर रहा है, कोई राज्य किसी हिसाब से, लेकिन पंचायत में आरक्षण होना चाहिए, ये मेन मुद्दा है हमारा। समझ में आया सर? समझ गया। चलिए अब लिखिए इस पे कि पंचायत में सभी स्तर पर अनुसूचित जाति ऑब्लिक अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुसार, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित रहेंगी, सीटें आरक्षित रहेंगी, कोमा। आप नोट डाउन करते हो अमित? सर करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ मैं। हाँ, क्योंकि नोट्स बनाते हो तभी फायदा है, अदरवाइज मैं लिखवाना छोड़ के फिर बस समझाया समझाया करूंगा अगर आप नोट डाउन नहीं करते तो। नहीं सर, मैं तो डेली बना रही हूँ सर, आप लिखवाया करो। नहीं सर, क्योंकि नोट्स यही बना काम रहा है, जब मतलब पढ़ोगे ना तो ये समझ में आएगा चीजें। ठीक है सर, इसके तो आगे क्या है? सीटें आरक्षित रहेंगी, कोमा, महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% सीटें, 33% सीटें लागू रहेंगी, न्यूनतम है, ध्यान रखिएगा। और महिला आरक्षण सभी श्रेणियों में लागू होगा, सभी श्रेणियों में लागू होगा, मतलब जनरल सामान्य में भी, SC में भी और ST में भी। कोमा, यदि कोई राज्य चाहे तो किसी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी सीटें आरक्षित कर सकता है। उदाहरणतः उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण, ब्रैकेट में जाट डाल देना। इंदिरा साहनी केस का निर्णय केवल शिक्षा और सेवा क्षेत्र में लागू है, शिक्षा और सेवा क्षेत्र में
लागू है। अतः राज्य की विधानसभा सीटों में दिए आरक्षण, राजनीति में सीटों में दिए गए आरक्षण में, सर राज्य की विधानसभा के बाद क्या आएगा? राज्य की विधानसभा कोमा हाँ, पंचायती व्यवस्था में सीटों के आरक्षण में, पंचायती व्यवस्था में सीटों के आरक्षण में 50% सीमा का उल्लंघन कर सकती है। फिर ये इसी तरह का चार्ट बना लेना आप, जो मैंने चार्ट बनवाया था ना, आप हाँ सर बनाया है। चार्ट बना देना, फिर पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 आई। मैं आपको यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, क्योंकि वो एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाता है। अनुच्छेद 243 आई में एक राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। एक राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। इसकी कार्यशैली भारत के वित्त आयोग से बिल्कुल अलग है। फुल स्टॉप। राज्य वित्त आयोग के कार्य कोमा राज्य वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान राज्य वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान को तय करने का उत्तरदायित्व राज्य के विधानमंडल पर होगा। जैसे पद मुक्ति, सदस्य संख्या और कार्यकाल। लिखा? हाँ सर। कार्यकाल। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का कार्य राज्य सरकार और पंचायत के बीच कर से प्राप्त राजस्व के बंटवारे पर सलाह देना होगा। पंचायत के बीच क्या सर? पंचायत के बीच कर से प्राप्त राजस्व के बंटवारे, क्योंकि ये क्या करता है, कर से प्राप्त जो राजस्व हुआ ना, उसके बंटवारे के लिए सलाह देगा कि कितना हिस्सा आपको पंचायती राज को देना चाहिए, मतलब ग्राम पंचायतों को कितना मिलना चाहिए, नगर पालिका को कितना मिलना चाहिए, वो किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि जब तक पैसा नहीं मिलेगा वो योजना का क्रियान्वयन नहीं कर पाएंगे, योजना का एक्सिक्यूशन कैसे करना है वो नहीं कर पाएंगे। तो इनका सबसे बड़ा काम, जैसे भारत के वित्त आयोग का काम था क्या, कि कर से प्राप्त राजस्व का, जो केंद्र सरकार को कर से प्राप्त राजस्व है, उसमें राज्य का कितना हिस्सा होना चाहिए, मतलब राज्य विधानमंडल का, मतलब उसका कितना हिस्सा होना चाहिए। इसी तरह जो राज्य का वित्त आयोग है वो बताता है, मतलब ये परामर्श देते हैं
कि ये 41% होना चाहिए, ये 21% होना चाहिए, या 30% होना चाहिए। तो ये कितना हिस्सा होना चाहिए ये बताता है दोनों के, कि मतलब कर बंटवारे में पंचायतों का कितना हिस्सा बनना चाहिए। अब वो माने या ना माने वो राज्य विधानमंडल के ऊपर बात है। फुल स्टॉप करो। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को दिए जाने वाले अनुदान में भी परामर्श देता है, कि अनुदान में भी परामर्श देगा कि कितना सहायता अनुदान देना है, किस पंचायत को कितना देना है, किस पंचायत को कितना देना है, या किस स्थिति में देना है। ये सारे सर क्या पॉइंट बोला आपने अभी? राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को दिए जाने वाले जो ग्रांट होती है, ग्रांट में भी ये परामर्श देता है कि पहले तो हिस्से में बंटवारे के लिए कि कितना करों में, मतलब टैक्स में कितना हिस्सा इसको मिलना चाहिए। फिर दूसरा जो आप ग्रांट्स देते हैं, तो ग्रांट्स में भी ये बताता है कि ग्रांट्स में किस तरह से ग्रांट्स देनी चाहिए, किस स्थिति में देनी चाहिए, उससे रिलेटेड सर परामर्श, उससे रिलेटेड वो करता है। ग्रांट्स किसे कहते हैं? ग्रांट्स मतलब अनुदान जो दिया जाता है। अनुदान मैंने सहायता अनुदान पढ़ाया था ना पूरा का पूरा, आपने प्रीवियस क्लासेस देखी नहीं मुझे लग रहा है शिवानी। हाँ सर वो नहीं देखी ना। नहीं तो देखिए आप, जब तक समझ नहीं आएगी चीजों का, हाँ जब तक हाँ, सारी क्योंकि की सर सारी सीक्वेंस में नहीं देखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि सहायता अनुदान क्या था और ऋण क्या था। सहायता अनुदान ये होता है कि किसी की हेल्प करने के लिए जो हम ग्रांट देते हैं, मतलब किसी को ग्रांट दे रहे हैं तो उसको ग्रांट, पहली चीज वो वापस नहीं ली जाती। आपने भी कोरोना काल में किसी की हेल्प की होगी कि 2 किलो चावल ले लो या गेहूं ले लो या ये चीजें, भाई किसी ना किसी की कभी हेल्प करते हैं ना, गरीब की रेलवे स्टेशन पे 10 रुपए देते हैं, उससे कहते हैं कि दोबारा वापस देना मुझे। नो सर। तो वही तरह से ग्रांट होती है। तो ग्रांट जो होती है, इसीलिए विशेष राज्य का मुद्दा उभर के आता है कि बिहार बार बार मांग करता है। यस सर। तो तो यही सर आपको इसमें समझ, क्या है, राज्य सरकार द्वारा परामर्श देता है उसमें। पंचायतों को दिए जाने वाले अनुदान के संबंध में परामर्श देता है। हाँ, तो पहला काम हो गया कर राजस्व में बंटवारा। सिंपल देखिए, कर राजस्व में बंटवारे पे वो देता है वो परामर्श, ठीक है। दूसरा देता है आपका किसमें, अनुदान में, अनुदान में परामर्श देता है कि कितना देना चाहिए किस हिसाब से। तीसरा देता है गवर्नर द्वारा दिया गया कोई भी वित्त कार्य। ये 3 कार्य हैं इसके मेन, राज्य वित्त आयोग के, ठीक है। अब अगले यस पैराग्राफ से, अनुच्छेद 243 के सर गवर्नर द्वारा दिया गया कोई भी वित्त कार्य, सौंपा गया कोई भी वित्त कार्य, ओके सर। अब अनुच्छेद 243 नेक्स्ट पैराग्राफ से, अनुच्छेद 243 के अनुसार, सर के है ना? हाँ, के फॉर काइट। हाँ सर वो पता है, थोड़ा मेरे को ए सुना रहा था। नहीं, हाँ, हो जाता है कभी कभी। अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। फुल स्टॉप। इससे संबंधित प्रावधान राज्य विधानमंडल तय करेगा। इससे संबंधित प्रावधान राज्य विधानमंडल तय करेगा, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त को
उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा, उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के जज को हटाया जाता है। हो गया कंप्लीट? हाँ सर, हो गया। अब एक हेडिंग डालिए 74th अमेंडमेंट। इसको पहले मैं लिखवा देता हूं थोड़ा सा। देखो 73 और 74th 90% तक एक जैसा है। जिस तरह से जो कॉन्सेप्ट मैंने 73 पे बताया वही कॉन्सेप्ट आपका 74th पे होगा 90% तक सेम। कि जिस तरह से वित्त के बंटवारे के लिए बात कर रहे हैं, जिस तरह से अनुदान सहायता की बात कर रहे हैं, वहां ग्राम पंचायतों के लिए बात कर रहा था, यहाँ पे नगर पालिका के लिए बात करेगा। तो जिस तरह से त्रिस्तरीय वहां थी, त्रिस्तरीय यहाँ भी होगी। त्रिस्तरीय मतलब नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। वो जनसंख्या के आधार पे होगी कि किसकी कितनी जनसंख्या है तो कितनी। तो थोड़ा सा लिखिए फिर मैं इसको समझाता हूँ। हेडिंग डाल ली? सर डाल ली। 74वां मतलब 74 संविधान संशोधन। उन्नीस सौ 92 द्वारा 74 संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग 9A संविधान में भाग 9A जोड़ा। भाग 9A को जोड़ा गया इससे, कोमा इसके साथ 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। ये दोनों की दोनों चीजें जोड़ी गई इससे, जिसमें नगर पालिका को 18 विषय सौंपे गए। तो यहाँ पे देखो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि कितने विषय नगर पालिका को सौंपे गए। ग्रामीण 73 में कितने विषय सौंपे गए थे सर? 29 विषय। वेरी गुड। उसमें सौंपे गए थे 29 विषय। यहाँ पे कितने सौंपे गए हैं? 18 विषय, मतलब 18 सब्जेक्ट। फुल स्टॉप। चौहत्तरवां संविधान संशोधन 3 प्रकार की नगरपालिका संस्थाओं का प्रावधान करता है। चौहत्तरवां संविधान संशोधन 3 प्रकार की नगरपालिका संस्थाओं का प्रावधान करता है। सबसे पहला नगरपालिका, जिसकी जनसंख्या 10,000 से 20,000 तक हो सकती है। मतलब जहां जनसंख्या 10,000 से 20,000 के बीच में होगी उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा नगर पालिका।
नगर परिषद। दूसरा नगर परिषद जहां जनसंख्या 20,000 से लेकर 3 लाख तक होगी। जिस क्षेत्र की जनसंख्या 20,000 से 3 लाख के बीच में होगी उसको नगर परिषद बोला जाएगा, और बड़े को नगर निगम। जिस क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा होगी उस क्षेत्र को नगर निगम कहा जाएगा। फुल स्टॉप। अब देखो जो 73 से अलग था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और सारे के सारे पद का, चुनाव का, आरक्षण का, वो जैसे पद का बात करें या चुनाव की बात करें, आरक्षण सेम ऐसे ही होगा, इसमें चुनाव इसी तरह से होंगे। फिर उम्र आयु वो सेम रहेगी। जो आपका कोई अन्य प्रावधान है, कोई भी प्रावधान है अलग इससे, वो सारे के सारे समान रहेंगे। 73 और 74 ये सारा का सारा आपका इस तरह से ये होगा। अब हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट आएगा, ये जिस तरह से मैंने 73 आपको पढ़ाया, 74 पढ़ाया, अब यहाँ से जो मेन हमारा सिलेबस में पॉइंट दिया है उसकी चीजें निकल के आएंगी कि जो शक्ति का हस्तांतरण हो रहा है, क्योंकि जिस पे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, शक्ति का हस्तांतरण, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कल की क्लास में। शक्ति का हस्तांतरण पढ़ेंगे, वित्त का हस्तांतरण पढ़ेंगे जी। अभी तक हमने इस पे इमेज बना ली कि किस तरह से वो हो रहा है। तो अभी हमारा मेन कल का जो टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा कि एक तो प्रशासनिक हस्तांतरण, किस तरह सरपंच प्रधान जी काम करते हैं, किस तरह वित्त का हस्तांतरण, मतलब अभी तक हमने केवल एक इमेज बनाई, किस तरह से एक्चुअल लेवल पे होता है वो। देन किस तरह से शक्ति का मतलब जो आपका प्रशासनिक हो गया, वित्त हो गया, और विधिक की अगर हम बात करें तो विधिक बहुत ही कम लेवल पे है। मतलब मेन हमारा सिलेबस का पार्ट यही है कि प्रशासनिक और वित्त का। ठीक है, तो हम इस पूरे के पूरे को कंप्लीट कर पाएंगे इस तरह से। एक हम मतलब बहुत बड़ा, मतलब जो हमारा खा पंचायत के बारे में भी हम जानेंगे इसके बारे आगे चल के, और फिर लास्ट में इसका करेंगे हम मूल्यांकन। तो जो 73 और 74 का भी क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं आपको प्रासंगिकता की बात करता है। अगर मेंस में आप क्वेश्चन देखेंगे या प्रीलिम्स देखेंगे, कहीं ना कहीं वो प्रासंगिकता की बात करता है कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या थे। हमने अभी पढ़ा है ना, अभी तो हमने केवल डाटा कलेक्ट किया है, अब इसको समझेंगे हम कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे, फिर उस पर डाल के एक निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है आपका। तो जब ये निकल जाएगा तो हमारा कोई भी क्वेश्चन इस सीमा से बाहर नहीं जाएगा कि जो स्थानीय स्वशासन की सीमा है यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं जाना चाहिए। फिर एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, एक कन्फेडरेशन आपने पढ़ा होगा। कन्फेडरेशन तो हमने पढ़ लिया ना पूरा, विवाद, केंद्र राज्य विवाद जो है। अब हम हाँ इसमें सर। प्रतिस्पर्धा पढ़ेंगे। विवाद तो हमने सारा, कन्फेडरेशन विवाद हो गया आपका, और अब हम पढ़ेंगे आपकी प्रतिस्पर्धा। मतलब जब दो, मतलब ये तो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, ये आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट। मतलब अगली क्लासेस हमें कैसे चलेंगी तो इस तरह से। मेरा थोड़ी सी क्लास थोड़ा सा टाइम ले रही हैं, लेकिन इसमें अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो यहाँ से क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जब क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से बना पाएंगे। समझ रहे हैं ना हाँ मैं सर, जो। क्योंकि इसमें इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, पंचायत से भी, हाँ, प्रीलिम्स और में भी आते हैं। ये आपका क्या करते हैं लोग बाग, मतलब 3 क्लास में 4 क्लास में खत्म करके और इसको सोचते हैं समझ में आ गया, लेकिन धीरे धीरे आप जितने नोट्स मैं आपको बनवा रहा हूँ वो नोट्स आप उस पे बना के रखना। सबसे मतलब नोट्स जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ सर, ठीक आप है, लिखवाते हो तो बहुत इजीली लगता है फिर इस जब पे आप इसको बताते हैं बात तो। करते हो ना, इस नोट्स को पढ़ोगे
तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सर ने पढ़ाया था, किस तरह से वो है। फिर उसके बाद कोई भी किताब पढ़ोगे तो आपको वो चीजें मतलब बिल्कुल बच्चों की तरह समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना? यस सर। तो और